ये जो हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम है, ध्यान से सुनना बेटा, है ना। कोई केवल क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है, नॉलेज भी तो लो, लिखोगे क्या थ्योरी आ गई तो, ठीक है ना, रट्टे तो मारने नहीं है। तो ये जो हायर परचेज सिस्टम है और इंस्टॉलमेंट सिस्टम है, इस वजह से बहुत बेनिफिट हुआ है पूरी दुनिया में, इंडिया में, हर जगह इकोनॉमी को बढ़ने में। क्योंकि इकोनॉमी तब बढ़ती है, डेवलपमेंट तब होता है जब बिजनेस बढ़ता है, और बिजनेस तब बढ़ता है जब बिजनेस की कमाई बढ़ती है, बिजनेस को प्रॉफिट होता है। बिजनेस को प्रॉफिट तब होता है जब बिजनेस की सेल्स बढ़ती है, और बिजनेस की सेल्स बढ़ेगी, देखो सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, तो और इंडस्ट्री लगती है, और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, और इनोवेशन होते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करती है, लोगों को रोजगार मिलता है तो लोगों को परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, क्रय शक्ति बढ़ जाती है, जिससे वो प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं, है ना। उनकी जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस आते हैं, वे अच्छी तरीके से जीने लग जाते हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। तो इनका सेंटर पॉइंट क्या रहा, सेल्स इंक्रीज होना, और सेल्स इंक्रीज करने में हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान है, विक्रय बढ़ाता है ये। अगर ये नहीं होता तो अभी जो सेल्स है टू व्हीलर की, फोर व्हीलर की, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, वो इतनी नहीं होती। चाहे मोबाइल फोन ले लो, चाहे लैपटॉप ले लो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स कोई गैजेट ले लो, चाहे टीवी ले लो, चाहे एसी ले लो, चाहे आप कैमरा ले लो, ये कंप्यूटर्स ले लो, चाहे आप कार ले लो, मोटरसाइकिल ले लो, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लो, सब में हायर परचेज की वजह से बहुत ज़्यादा सेल होती है, वरना ये इतने कभी नहीं बिकती। कहने का मतलब, आपके पास अगर 50,000 रुपये अभी कैश है तो आप जाके 10 लाख रुपए की गाड़ी घर ला सकते हो। कैसे? कोई 10 लाख रुपए की गाड़ी आपको दे देगा और आपके पास तो अभी 10,000 रुपये ही हैं, क्यों दे देगा आपको? आपके पास 50,000 रुपये हैं और कोई 10 लाख की गाड़ी आपको क्यों दे देगा? बाकी का पैसा कब दोगे? अभी दोगे नहीं, आने वाले 4-5 सालों में आप हर महीने किस्त के जरिए दोगे, लेकिन अभी तो नहीं है ना आपके पास, फिर भी ले आए ना। तो ऐसे ही लोन पर, इंस्टॉलमेंट पर, हायर परचेज सिस्टम के द्वारा बहुत सारे प्रोडक्ट सेल होते हैं। मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 80-90% जो फोर व्हीलर सेल होते हैं, जो टू व्हीलर सेल होते हैं, जो कारें सेल होती हैं, जो मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सेल होते हैं, वो सब इंस्टॉलमेंट पे होते हैं। आप अपने घर में देखिए कितनी सारी चीज़ें आप इंस्टॉलमेंट में लाए होंगे। अगर ये इंस्टॉलमेंट सिस्टम हटा दें और इसकी जगह बोले भैया पैसा है तो ही प्रोडक्ट मिलेगा, ये कोई किस्त विस्त नहीं, कोई लोन वोन नहीं, तो क्या होता? तो इतनी सेल्स नहीं होती। आप प्रोडक्ट्स को इतना ज़्यादा बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते और इतने बड़े लेवल पर सेल्स नहीं कर पाते, और सेल्स नहीं होगी तो फिर बिजनेस को प्रॉफिट नहीं होगा, और बिजनेस को प्रॉफिट नहीं होगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा, और लोगों को अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो कहने का मतलब, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सिस्टम ने क्या किया, लोगों की परचेजिंग पावर को बूस्ट दे दिया। एक भैया 10 लाख रुपए होंगे तब कार खरीदूंगा, एक 50,000 है तो भी खरीद सकता हूं। तो यहां पर हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सिस्टम ने परचेजिंग पावर पर बूस्टर लगा दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट सेल होते हैं, और ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होने से कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की वजह से गवर्नमेंट को टैक्स देती है, गवर्नमेंट को टैक्स के अलावा लोगों को रोजगार देती है, और अपना खुद का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको एक्सपांड करती है, नए नए इनोवेशन करती है, और नए नए तरीके के लोगों को प्रोडक्ट देती है, और कस्टमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, और इससे ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी भी बढ़ती है। ओके, ठीक है। तो ये तो हुआ बेनिफिट, और ये हुई सच्चाई कि हाँ, हम सब कहीं ना कहीं इंस्टॉलमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो देखो भैया, यहाँ पर दो चीज़ें होती है। सबसे पहले हम हायर परचेज को समझते हैं, फिर मैं आपको रीड भी करा दूंगा। हायर परचेज सिस्टम को समझते हैं।
बेटा देखो दो पार्टी होती है इसमें, पता ही है आपको। एक तो होगा वेंडर, वेंडर मतलब विक्रेता, ठीक है, वेंडर मतलब विक्रेता, या आप बोल सकते हैं सेलर, ठीक है, बेचने वाला। हेलो लक्ष्मी, बहुत लेट आए बेटा आप, थैंक यू। तो एक तो होता है वेंडर, वेंडर कौन हो गया, बेचने वाला। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां पर कोई भी ले लो आप, मिस्टर, या कोई कंपनी ले लो, XYZ लिमिटेड, ठीक है। और एक पार्टी होती है जिसको हम बोलते हैं परचेजर, हिंदी में बोलते हैं इसको क्रेता। क्या बोलते हैं, क्रेता, ठीक है। जैसे यहां पर हम ले लेते हैं हमारा कोई मिस्टर विजय, ठीक, ओके। अब यहां पर ये क्या बोल रहा है, भैया मेरे पास तो 10,000 रुपये हैं, या मान लेते हैं 50,000 रुपये हैं, कार वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 50,000 रुपीज़ है, और इसको जो है इस कंपनी की कोई भी मशीन हो सकती है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है जो कि 10 लाख रुपए का है, वो उसको खरीदना है, ठीक है, ठीक है। कितने रुपए का है, या हम कैलकुलेशन अच्छे से करने के लिए कर लेते हैं भाई, 9,50,000 रुपये का है। एक कोई प्रोडक्ट है, कोई मशीन है जो इसको परचेज करनी है। अब इसके पास तो 50,000 रुपये ही है, तो ये गया वेंडर के पास में कि भैया वेंडर भैया XYZ लिमिटेड, मुझे ये 9.5 लाख रुपए का प्रोडक्ट चाहिए, 50,000 अभी लिख लो, बाकी का पैसा जो है वो बाद में किस्तों में दे दूंगा विथ इंटरेस्ट, ब्याज भी दूंगा आपको। मिस्टर वेंडर ने बोला ठीक है भैया, ये ले जाओ, आपका जो प्रोडक्ट है वो ले जाओ, ठीक है, और ये प्रोडक्ट कितने का है, 9,50,000 रुपये की प्राइस का प्रोडक्ट ले गया। इसके बदले में क्या किया, 50,000 रुपये दे दिए। कितने दे दिए, 50,000 रुपये दे दिए। ये 50,000 रुपये जो इमीडिएट पेमेंट किया जाता है परचेज के टाइम, उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट, ठीक है। और ये जितने का प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं कैश प्राइस। क्या बोलते हैं, कैश प्राइस, जिसको मैं सीपी, शॉर्ट में सीपी भी बोलूँगा, कैश प्राइस। सीपी मतलब चंद्र प्रकाश नहीं है, सीपी का मतलब है कैश प्राइस, ओके। और डाउन पेमेंट डीपी, डिम्पल नहीं है, डीपी मतलब डाउन पेमेंट। तो समझ में आया आपको, जितने की वो प्रोडक्ट है वो गया कैश प्राइस, यानी कि अगर इसके पास में पैसा पूरा होता तो इसको प्रोडक्ट कितने में मिलता, 9.5 लाख रुपए में। अभी इसको 9.5 लाख रुपए का कैश प्राइस का प्रोडक्ट मिल गया, और इसने उसके बदले में अभी केवल इमीडिएट जब परचेज किया तब पेमेंट कितना किया है, 50,000 रुपीज़ का। तो भैया अभी और कितना पेमेंट बाकी रह गया, तो देखो भैया 950 का प्रोडक्ट है, उसमें से डाउन पेमेंट कितना हो गया, यानी कि ये कैश प्राइस हुई ना, कैश प्राइस है 950 की, लेस कर दो डाउन पेमेंट डीपी, वो कितना, वो सर 50,000 रुपये का। तो अभी भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, अभी कितना ड्यू बच गया, 9 लाख रुपए का। अब ये 9 लाख रुपीस जो है वो समय समय पर ये इसको देता रहेगा इंस्टॉलमेंट के अंदर, और विथ इंटरेस्ट देगा। और वो इंस्टॉलमेंट कितने की होगी वो दोनों बैठ के म्यूचुअली डिसाइड करेंगे, ओके। तो सर ये तो ठीक है, होता है, समझ में आ गया। बट यहाँ पर एक चीज़ बताओ कि सर ये जो मशीन है, या ये जो प्रोडक्ट है, या ये जो कार है, ये जो भी चीज़ है, इसकी ऑनरशिप किसके पास रहेगी, मिस्टर विजय के पास या XYZ लिमिटेड के पास। तो बेटा बात ऐसी है, कान खोल के सुन लो, समझ लो, इसकी जो ऑनरशिप है, इस प्रोडक्ट की ऑनरशिप यहां रहेगी किसके पास, XYZ लिमिटेड के पास में रहेगी। मालिकाना हक किसके पास में रहेगा, वेंडर के पास में रहेगा, सेलर के पास में रहेगा। कब तक, जब तक ये सारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देता। जिस दिन ये सारी इंस्टॉलमेंट पे कर देगा, सारी की सारी इंस्टॉलमेंट 9 लाख रुपए वो भी पे कर दिए, और जो भी इंटरेस्ट था वो भी पे कर दिया, आखिरी इंस्टॉलमेंट पे कर दी। जिस दिन आखिरी इंस्टॉलमेंट यहां आ जाएगी, उसके बाद ऑटोमेटिक ये जो ऑनरशिप है वो मिस्टर विजय के नाम ट्रांसफर की जाएगी। तो ऑनरशिप कब दी जाती है,
हायर परचेज सिस्टम के अंदर मैं दो ऑप्शन देता हूं, आंसर देना, डेट ऑफ परचेज या डेट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। सेलर जो है, वेंडर जो है, वो प्रोडक्ट तो ट्रांसफर कर देता है, लेकिन ऑनरशिप कब ट्रांसफर करेगा? जिस दिन प्रोडक्ट सेल हुआ, या डेट ऑफ परचेज या डेट ऑफ सेल के दिन, या लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होने के बाद। तो आई होप आपका आंसर सेकंड वाला ही होगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद। ओके, समझ में आ गया? ये होता है हायर परचेज सिस्टम। अब आप बोलोगे सर हम जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं क्या उसमें ये होता है? नहीं बच्चा, उसमें ये नहीं होता है। ये हायर परचेज सिस्टम अलग है, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट बीच में कोई भी नहीं है, डायरेक्ट वेंडर और सेलर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। उस एग्रीमेंट के अंदर कुछ डाउन पेमेंट लिया गया है, प्रोडक्ट दे दिया गया है, यानी कि प्रोडक्ट ट्रांसफर कर दिया है, पोजीशन बोलते हैं, पोजीशन मतलब कब्जा दे दिया है, प्रोडक्ट इसके पास में, ये यूज करेगा उसको, ठीक है। बट ओनरशिप, मालिकाना हक नहीं दिया है। मालिकाना हक तब दिया जाएगा जब सारी किस्तें पे कर दी जाएगी विथ इंटरेस्ट। तो इसको बोलते हैं हायर परचेज सिस्टम। अब हम जो यहाँ पर नॉर्मली देखते हैं कि लोग गाड़ियाँ खरीद के लाते हैं किस्तों में, ब्याज पर, लोन पर, वो क्या सिस्टम है, तो उसको समझना। ये हमारी एक कंपनी है, मान लेते हैं इसका नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स, ठीक है, ये कंपनी है। तो ये कंपनी कौन हो गई? ये तो हो गई सेलर, यानी कि वेंडर हमारी। ये कौन हो गई? ये हो गई वेंडर। समझना बेटा ध्यान से, ठीक है। ये कौन हो गई? वेंडर हो गई, है ना। तो ये वेंडर हो गई, ओके। और यहां पर है हमारे, मान लेते हैं नितेश राजपूत। ये है हमारे नितेश बुरा मत मानना, मेरे को ड्राइंग अच्छी नहीं आती है, ठीक है, मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूं। ये है नितेश, ठीक है। अब नितेश बोल रहा है भैया ऐसा है, नितेश बोल रहा है ऐसा है कि सब कुछ पैसा है ना, ऐसा है सब कुछ पैसा है। तो पैसा है सब कुछ, लेकिन नितेश के पास इतना नहीं है कि वो टाटा मोटर्स की जो है, कौन सी गाड़ी आती है अच्छी? सफारी। चलो, टाटा मोटर्स की एक गाड़ी है सफारी, मैं ऐसे बना देता हूँ। सफारी तो बहुत अच्छी होती है, मेरे को जैसी सफारी बनानी आती है मैं वैसी बनाऊँगा। ये तो बस बन गई रे, थोड़ा कार का तो स्ट्रक्चर दें, हाँ ठीक है, हाँ। तो ये सफारी, ठीक, समझ गए आप। तो ये है टाटा सफारी, अच्छी गाड़ी है बहुत। कितने की आती है मुझे नहीं पता, मैं एस्टिमेटेड एक ले लेता हूँ 20 लाख रुपए की, 20 लाख रुपीज़ की, है ना। हो सकता है 25-30 लाख रुपए की कुछ आती होगी, ठीक, ओके। खुशबू यादव बोल रही है रुक रहा है। बेटा किसी के रुक रहा है क्या? एक बार मुझे फटाफट सब जने थम्स अप भेज दो ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ से किसी प्रकार की कोई ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम है प्लीज़ बताओ, अगर है तो बताओ, नहीं है तो भी बताओ। फटाफट थम्स अप भेजो, फिर मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि खुशबू यादव बोल रही है रुक रहा है वीडियो। तो देखो भैया, खुशबू मौर्य, अनवारी, वर्षा और सारे रिप्लाई कर दो, लक्ष्मी, इनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, नितेश को भी नहीं है, रिया को भी नहीं है। तो इसका मतलब एवरीथिंग इज़ फाइन, आपके उधर ही इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी, ओके। अरे यार वो एक बार हो गया था, अब रोज़ रोज़ थोड़ी प्रॉब्लम आती है कोई, ठीक है, कोई एक बार वो क्या हो गया। आरती, चलो थैंक यू। सो आ जाओ। तो टाटा मोटर्स की ये गाड़ी है टाटा सफारी, और नितेश उस गाड़ी को परचेज करना चाहता है, तो नितेश हो गया परचेजर, ठीक है, ओके।
अब नितेश बोल रहा है यार मेरे पास तो अभी देने के लिए केवल और केवल 2 लाख रुपीज़ हैं। तो नितेश बोल रहा है कि मैं 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दूंगा आपको। किसको बोला? टाटा मोटर्स को। ये नितेश यहाँ आ गया कि टाटा मोटर्स के शोरूम में गया और बोला ये लो 2 लाख रुपए, मेरे पास इतना ही है, बाकी मैं किस्तों में दे दूंगा, मुझे गाड़ी दे दो। टाटा मोटर्स वाला गाड़ी नहीं देगा, वो ऐसे नहीं बेचते हैं। तो क्या वहाँ जब आप बैठे होगे ना तो कोई तीसरा बंदा आएगा, किसी बैंक का एजेंट आएगा। कभी गए हो? तो बैंक का एजेंट आएगा, किसी बैंक का, मान लेते हैं यहाँ बैंक हम HDFC, क्योंकि ये फटाफट लोन कर देती है। तो HDFC बैंक का एजेंट आपको देख लेगा। ये देखो आपको ही देख रहा है, नितेश को ही देख रहा है, शोरूम में देख रहा है, और बोलेगा नितेश इधर आ, ये लोग नहीं देंगे, यहाँ हायर परचेज सिस्टम नहीं है इधर। समझ में आया? आप हमारे पास आइए, आप ऐसा कीजिए, ये जो डाउन पेमेंट है ना, ये तो आप भले ही कर दीजिए इनको, है ना। ये डाउन पेमेंट भी आप हमको दे दीजिए। आपके पास कितने पड़े हैं? सर हमारे पास पड़े हैं 2 लाख रुपए कैश DP के डाउन पेमेंट देने के लिए। ये बैंक बोलती है भाई ये 2 लाख रुपए तो तुम्हारे पास पड़े ही हैं, हाँ, बाकी और कितने चाहिए ये बोलो ना। ये बोल रहे सर 20 लाख की गाड़ी है, 2 लाख मेरे पास पड़े हैं, तो मेरे को 18 लाख रुपए चाहिए। बैंक बोलेगी ये लो मैं तुमको लोन दे रही हूँ, 12% इंटरेस्ट रेट या 15% इंटरेस्ट रेट, मैं नॉर्मल समझने के हिसाब से 10% मान लेता हूँ, 10% इंटरेस्ट रेट पे ये लोन ले लो। कितने का? 18 लाख का। तो आपके पास कितने पड़े थे? 2 लाख रुपए। आपने लोन कितने ले लिया? कहाँ से लिया? लोन HDFC बैंक से 18 लाख रुपए का। आपके पास कितने हो गए? 20 लाख रुपए। समझ में आया? और 20 लाख आप किसको पे कर दोगे? टाटा मोटर्स को। 20 लाख आप किसको पे कर दोगे? टाटा मोटर्स को, और टाटा मोटर्स आपको गाड़ी दे देगी। टाटा मोटर्स को बैंक वालों से कोई लेना देना नहीं है, वो बैंक जाने और आप जानो। ये मैंने इजी तरीके से बताया हुआ है। एक्चुअल में होता ऐसा है कि 2 लाख रुपए आप दोगे इसको, और 18 लाख रुपए का चेक जो है बैंक आपके नाम का किसको दे देगा? टाटा मोटर्स को। ठीक है, पर मैं समझाने के हिसाब से मैंने बोला है। और वो एक एग्रीमेंट आप दोनों के बीच में, टाटा मोटर्स को बैंक से कोई लेना देना नहीं है, आपको आपके बीच में एक एग्रीमेंट बन जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। किसका कॉन्ट्रैक्ट? लोन का कॉन्ट्रैक्ट। और उस कॉन्ट्रैक्ट में हर बैंक अपने हिसाब से शर्तें डालती है कि भैया ये 18 लाख रुपए जो है इंस्टॉलमेंट में 10% ब्याज सहित हर महीने इंस्टॉलमेंट का अमाउंट तय हो जाएगा, आप पे करते रहोगे। अब कोई बोले सर बीच में पे नहीं करी तो, नितेश गाड़ी लेके भाग गया तो भैया बैंक उस गाड़ी को सीज कर सकती है, उस गाड़ी को सीज करके ले जा सकती है और उसकी फिर नीलामी कर सकती है। सर इसको बैंक को किसने राइट दिया? नितेश ने दिया। कहाँ दिया? इस एग्रीमेंट के अंदर दिया। जब लोन लिया था ना तब साइन करे थे बहुत सारे, वहाँ पर सब लिखा हुआ है कि अगर इंस्टॉलमेंट नहीं देगा टाइम पे तो उस पर पेनल्टी लगेगी, फिर भी इंस्टॉलमेंट 3-4 इंस्टॉलमेंट का वेट किया जाएगा, फिर भी नहीं दी तो फिर गाड़ी सीज करी जाएगी और गाड़ी का मालिकाना हक बैंक को ट्रांसफर हो जाएगा और बैंक उस गाड़ी को नीलाम कर सकता है। ऐसा इस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है और अपना पैसा वसूल कर सकता है। तो हम जो मार्केट में देखते हैं वो ये सिस्टम है, लेकिन मैंने जो इससे पहले आपको बताया ना वहाँ पर बैंक बीच में नहीं था। तो हायर परचेज सिस्टम के अंदर अगर हायर परचेज सिस्टम होता तो यहाँ पर टाटा मोटर्स और ये नितेश, ये दोनों जो है इनके बीच एग्रीमेंट होगा। और हायर परचेज के अंदर टाटा मोटर्स कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर करता ही नहीं। जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आ जाती तब ओनरशिप ट्रांसफर करता, पोजीशन जरूर दे देता, लेकिन यहाँ ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन एग्रीमेंट की वजह से वो गाड़ी आगे बेची नहीं जा सकती, वो एग्रीमेंट की शर्तें हो गई। तो समझ में आया? लेकिन दोनों में कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा फर्क है। यहाँ बैंक है बीच में, लोन वाला सिस्टम है, उधर नहीं है। उधर डायरेक्ट जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, जो ट्रेडर है, वो आपसे एक एग्रीमेंट कर रहा है और उसको बोलते हैं हायर परचेज सिस्टम। तो हायर परचेज सिस्टम के अंदर आपने देखा होगा यहाँ पर हायर परचेज सिस्टम के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, प्रोडक्ट की पोजीशन दे दी जाती है।
और डायरेक्ट बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं होता है, डायरेक्ट सिस्टम होता है। अब यहाँ ऊपर आप देखोगे ना तो देखिए दो चीजें हैं, हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक फर्क है। हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या फर्क है? हायर परचेज सिस्टम के अंदर जिस दिन प्रोडक्ट सेल होता है उस दिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, ओनली पोजीशन दी जाती है। ओनरशिप सेलर के पास, वेंडर के पास ही रहती है। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट सिस्टम है इसमें पोजीशन भी दे देते हैं और ओनरशिप भी दे देते हैं, जिस दिन प्रोडक्ट सेल हुआ उसी दिन। बस ये फर्क है दोनों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब मैं आपको इस चीज़ को अच्छे से और लिखा हुआ पढ़ा देता हूं और कुछ इसके पॉइंट समझा देता हूं। तब तक आप एक बेटा फटाफट से थम्स अप भेज दीजिए मुझे, ठीक है? तब तक हम हमारे नोट्स ले लेते हैं। प्लीज़ थम्स अप भेज दो जल्दी से। ओके, थैंक यू। अब ये देखिए यहाँ पर एक तो है हायर परचेज सिस्टम, क्या क्या लिखा हुआ देखना। अंडर हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेजर पे द कॉस्ट ऑफ परचेज एसेट इन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में दी जाती है। द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड बाय हायर वेंडर ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ओनरशिप तभी ट्रांसफर की जाती है जब पूरा पेमेंट परचेजर कर देगा सेलर को। जब तक पूरा पेमेंट नहीं आता सेलर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता है। गुड्स का पोजीशन जरूर दे देता है, प्रोडक्ट की कब्जा जरूर दे देता है। ओके, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट सिस्टम। अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम आल्सो द परचेजर पे द कॉस्ट ऑफ परचेज एसेट इन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। हाउएवर अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर बाय द ओनर ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स। जिस दिन गुड्स जाएगा उसी दिन साथ साथ में ओनरशिप भी चली जाती है। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, अगर मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो देखो हायर परचेजर की बुक्स और हायर वेंडर की बुक्स, दो बुक्स हैं। एक तो इन द बुक्स ऑफ परचेजर और इन द बुक्स ऑफ वेंडर, यानी इन द बुक्स ऑफ परचेजर, इन द बुक्स ऑफ सेलर। ठीक है, यही हुआ इसका मतलब। तो इन द बुक्स ऑफ परचेजर और सेलर है, ठीक है, लेकिन हायर क्यों लगा रखा है? क्योंकि हायर परचेज कर रहे हैं इसलिए इनके आगे हायर लगा दिया था। हायर मतलब किराए बिल, मतलब पहले से उसको ले लेना है ना, हायर कर लेना। ओके, सो ओनरशिप नहीं आई लेकिन गुड्स आ गया। ओके, वही हायर वर्ड उस पर बना हुआ है। तो हायर परचेजर की बुक्स में दो मेथड हम यूज करेंगे, एक कैश प्राइस मेथड और एक इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। ठीक है, और हायर वेंडर की बुक्स में जब हम एंट्री करेंगे और जब अकाउंटिंग करेंगे तो हम यूज करेंगे सेल्स मेथड और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। तो इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड आपके दोनों में देखो, इसमें भी है और इसमें भी है, और लेकिन यहाँ पर फर्स्ट मेथड कैश प्राइस मेथड है और यहाँ पर फर्स्ट मेथड सेल्स मेथड है। ओके, अब आता है नेचर ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट बनाया जाएगा उसका नेचर क्या रहेगा? नेचर ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट। अंडर द हायर परचेज सिस्टम द हायर परचेज गेट्स पोजीशन ऑफ द गुड्स। हायर परचेजर है, हायर परचेजर क्या करेगा? पोजीशन ले लेगा। पोजीशन मतलब कब्जा मिल जाएगा उसको बिल्कुल एट द आउटसेट एंड कैन यूज इट, और वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। डाउन पेमेंट दो, प्रोडक्ट आ जाएगा, उसको यूज कर सकता है परचेजर, उसका कब्जा मिल जाएगा, पोजीशन मिल जाएगा। ओके, उसको काम में ले सकता है।
while paying for it installment over a specific period of time as per the agreement। और बाकी जो इंस्टॉलमेंट है वो एग्रीमेंट जो हो रखा है उस हिसाब से पे की जाएगी विथ इंटरेस्ट। ओके, तो ये तो सर वही है जो आप बता रहे हैं, बता चुके हैं बिल्कुल, लेकिन पहले समझाया अब पढ़ा देता हूं। सेकंड, द ओनरशिप ऑफ द गुड्स रिमेन विद द हायर वेंडर। जो ओनरशिप होती है, मालिकाना हक होता है, स्वामित्व होता है, वो किसके पास रहेगा? हायर वेंडर के पास रहेगा। कब तक? until the hire purchaser has paid all the installment। जब तक कि हायर परचेजर सारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देता। ओके, थर्ड नंबर, each installment paid by the hire purchaser is treated as hire charge for using the asset। जो भी इंस्टॉलमेंट पे की जा रही है उस इंस्टॉलमेंट को हायर चार्ज भी बोल सकते हैं। थर्ड नंबर, नेक्स्ट नंबर, इन केस ऑफ फेल टू पे एनी ऑफ द इंस्टॉलमेंट। अगर कोई इंस्टॉलमेंट पे करने में परचेजर फेल हो गया, यानी कि उसने गलती कर दी, इवन द लास्ट वन, क्योंकि आखिरी इंस्टॉलमेंट ही क्यों ना हो, सारी पे कर दी, लास्ट वाली पे नहीं करी या बीच में भी कोई पे नहीं करी, कोई भी इंस्टॉलमेंट, द हायर वेंडर हैज द राइट टू टेक बैक हिज गुड्स विदाउट कंपनसेटिंग द बायर। कंपनसेटिंग का मतलब होता है बिना किसी क्षतिपूर्ति के। मान लेते हैं भैया नितेश ने जो है या किसी और पर्सन ने जो है एक कोई प्रोडक्ट खरीद लिया हायर परचेज सिस्टम पर, और मान लेते हैं ये जो डिजिटल बोर्ड दिख रहा है, मान लेते हैं मैंने तो कैश में खरीदा, फिर भी मान लेते हैं मैंने हायर परचेज पे खरीद लिया, मैंने सारी इंस्टॉलमेंट, ठीक है जूम कर दूंगा रिया, ओके, मैंने सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दी, आखिरी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, बाकी सारी इंस्टॉलमेंट पूरा पैसा पे कर दिया, बस मान लेते हैं इंस्टॉलमेंट 20,000 रुपए की, एक इंस्टॉलमेंट 20,000 की पे नहीं करी। हायर सेल वेंडर यानी कि सेलर ये वाला डिजिटल बोर्ड उठा के ले जाएगा और मुझे बदले में कुछ भी नहीं देगा, जितनी मैंने इंस्टॉलमेंट पे करी वो सब उसकी हो गई। आप बोलोगे सर ये तो सरासर खराब है, तो सरासर खराब है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, मानना पड़ेगा। आप क्यों आखिरी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहे हो? करो पूरी, फिर कोई नहीं ले जा सकता, ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। ओके जी, ठीक है, चलिए जी इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ, आगे लिखा हुआ है द हायर वेंडर इज नॉट गोइंग टू बैक अ पार्ट और होल ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड थ्रू इंस्टॉलमेंट टिल द डेट ऑफ डिफॉल्ट फ्रॉम द बायर। हायर वेंडर जो है नॉट गोइंग टू पे बैक अ पार्ट ऑफ होल, मतलब ये बोल रहा है कि जो सेलर है, वेंडर है, अगर आपने इंस्टॉलमेंट में चूक करी, वो एसेट लेके जाएगा, प्रोडक्ट लेके जाएगा, और आपने जो पैसा दिया उसमें से फूटी कौड़ी आपको वापस नहीं देगा, इसलिए टाइम पे इंस्टॉलमेंट पे कर दो। ओके, ठीक है। अब आता है हमारा स्पेशल फीचर्स ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट। स्पेशल फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके अंदर? स्पेशल फीचर्स के अंदर एक तो आता है बेटा आपका पजेशन। पजेशन का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। पजेशन, एक सेकेंड इसको अच्छे से होने दो, रिफ्रेश। पोजेशन का मतलब होता है कब्जा। अब आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है, कब्जा किसको मिलेगा बताओ? हायर परचेज में कब्जा किसको मिलता है? एसेट किसको मिलती है? ओनरशिप, स्वामित्व नहीं मिलता, कब्जा मिल जाता है। किसको भैया? वो मिलता है हायर वेंडर को, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये कब्जा, हायर वेंडर कब्जा मिल जाता है किसको? परचेजर को। हायर वेंडर कब्जा दे देता है एसेट का, किसको? हायर परचेजर को, बट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। इंस्टॉलमेंट का मतलब समझते हो, जो बाकी का पैसा है वो विथ इंटरेस्ट आएगा, उसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। डाउन पेमेंट का मतलब जिस दिन एग्रीमेंट बन रहा है उस दिन आपने एडवांस में कितना पेमेंट कर दिया, परचेजर ने कितना पेमेंट कर दिया वेंडर को, सेलर को, वो डाउन पेमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, जो एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हायर परचेज इंस्टॉलमेंट। ईच इंस्टॉलमेंट कंसिस्ट टू एलिमेंट, हर इंस्टॉलमेंट में दो चीजें होगी, एक इंटरेस्ट और एक कैपिटल अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन, प्लस इंटरेस्ट मतलब ब्याज, तब जाके बनती है इंस्टॉलमेंट। किस्त कैसे आती है? कुछ उसमें प्रिंसिपल अमाउंट होता है और कुछ इंटरेस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट ओनरशिप।
ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की जाती, जो भी प्रॉपर्टी या प्रोडक्ट या गुड्स है उसकी ओनरशिप किसके पास रहेगी, सेलर के पास रहेगी। कितनी बारी बता दिया है। रिपोजेशन, बिल्कुल, अगर इंस्टॉलमेंट पे करने में परचेजर ने मिस्टेक करी तो सेलर जो है उसके पास ओनरशिप तो है ही, मालिकाना हक तो पहले से ही है, वो रिपोजेशन कब्जा भी वापस ले लेगा। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे, टर्म्स यूज्ड इन हायर परचेज एग्रीमेंट। हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या क्या टर्म्स यूज की जाती है। सबसे पहला हायर वेंडर। हायर वेंडर कौन होता है बच्चा? हायर वेंडर वो होता है जो प्रोडक्ट को सेल करता है, जो सेलर है। ओके, हायर वेंडर इज अ पर्सन हु डिलीवर द गुड्स अलोंग विथ इट्स पोजेशन टू द हायर परचेजर अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट। जो गुड्स को डिलीवर करता है, पोजेशन देता है लेकिन ओनरशिप नहीं देता। हायर परचेजर वो होता है जो डाउन पेमेंट कर देता है और गुड्स पर कब्जा कर लेता है, ओनरशिप पे नहीं। ओके, कैश प्राइस क्या होती है? कैश प्राइस सीपी, चंद्र प्रकाश नहीं है बेटा, कैश प्राइस है ये, सीपी कैश प्राइस इज द अमाउंट टू पेड बाय द बायर ऑन आउटराइट परचेज इन कैश। जिस दिन ये एग्रीमेंट होता है उस दिन कुछ एडवांस में पैसा दिया जाए, सॉरी एडवांस में नहीं, वो डाउन पेमेंट नहीं। कैश प्राइस का मतलब होता है अगर कोई हायर परचेज पे उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदे और कोई जाके अगर कैश में परचेज करना चाहे, नकद में, तो उसको कितने में मिलेगा, वो हो गई कैश प्राइस। ओके, डाउन पेमेंट का मतलब ये हुआ कि इनिशियल पेमेंट। इनिशियल पेमेंट कब? जब वो एग्रीमेंट हो रहा है, जब कब्जा किया जा रहा है, उस दिन आप कितना एडवांस में पेमेंट कर रहा है परचेजर सेलर को, वो हो गया डाउन पेमेंट। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट का मतलब आपको पता है, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट के अंदर दो चीजें होती है। कोई भी इंस्टॉलमेंट होती है, चाहे हायर इंस्टॉलमेंट हो चाहे कोई भी हो, उसके अंदर एक तो होता है प्रिंसिपल अमाउंट और एक होता है इंटरेस्ट। ठीक है, और ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट। एक चीज और देख लो, सेकंड नंबर, कैश प्राइस कैसे आ सकती है सर? जैसे एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस थी 9.5 लाख रुपए। अगर इसको कैलकुलेट करना हो तो दो चीजें कर लो। क्या? एक ले लो डाउन पेमेंट, ठीक है, एक तो ले लो डाउन पेमेंट प्लस आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ठीक है, जैसे डाउन पेमेंट कितना था 50,000 का, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था 9 लाख रुपए का, जिसकी इंस्टॉलमेंट कराने वाले, तो कैश प्राइस आ जाएगी। ओके, ठीक, आगे चलो देखो, हायर परचेज प्राइस क्या होती है? हायर परचेज प्राइस, इट्स मीन द टोटल सम ऑफ पेबल बाय द हायर परचेजर टू द ऑब्टेन ऑफ द ओनरशिप एसेट परचेज अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट इज कंपाइज टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंसेज। तो हायर परचेज प्राइस, भाई जो परचेजर है उसको कितने में पड़ा? तो उसने एक तो डाउन पेमेंट किया और प्लस कर दो इंस्टॉलमेंट, जो भी इंस्टॉलमेंट पे करी वो सब प्लस कर दो इंस्टॉलमेंट्स। और इंस्टॉलमेंट का मतलब आपको पता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो इसका मतलब हायर परचेज प्राइस का मतलब होता है कैश प्राइस प्लस बाकी का प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में आउटस्टैंडिंग बैलेंस और इंटरेस्ट दोनों आ जाता है, इंस्टॉलमेंट में ब्याज जुड़ा होता है, तो मैंने यहाँ इंस्टॉलमेंट्स लिखा है। तो हायर परचेज प्राइस का मतलब हमको कितने में पड़ा वो प्रोडक्ट, तो हम उसमें क्या क्या देखेंगे, पहले कितना डाउन पेमेंट किया, अब और कितना देना है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना देना है, तो हायर परचेज प्राइस होगी। लेकिन कैश प्राइस में कभी भी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं होता है। ओके, ठीक है, बताओ जी। जतिन बेटा इतना अच्छे से समझा दिया, थ्योरी थोड़ी आएगी एग्जाम के अंदर, कॉन्सेप्ट पूछा जाता है वो मैंने बता दिया, और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, उसमें कहाँ हिंदी की ज़रूरत है। फिर भी अगर तुम बोलोगे तो मैं भेज दूंगा, ठीक है, हिंदी में भी टाइप करा दूंगा। चलो ओके, एक दिन का टाइम दीजिए मुझे, मैं करवा दूंगा हिंदी में भी, करवा दूंगा मैं हिंदी में भी करवा दूंगा। मिल जाएंगे आपको हिंदी में भी।
ओके बच्चा, बताओ फटाफट से थम्स अप भेजो। कल से मैं न्यूमेरिकली कराऊंगा इसको, तो सब बच्चे क्लास अटेंड करना। विनोद कुमार, नीतीश, आरती, खुशबू, लक्ष्मी, अनवारी, रिया कुमारी, खुशबू, जतीन, वर्षा, आज 10 स्टूडेंट आए हैं, कल 20 आने चाहिए, क्योंकि कल होगा हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट। आज मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में डिटेल में समझा दिया। ओके, और इसके साथ साथ में थोड़ा ज्ञान आपको मार्केट में जो लोन सिस्टम चलता है उसका भी दे दिया। ओके, ठीक है, कल मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ गुड नाइट। टेक केयर।